नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का विश्लेषण। तो जैसा आप लोगों को पता है, आज 16 तारीख है और कल है 17 तारीख। 17 तारीख का महत्व आप लोगों को पता ही होगा। 17 तारीख यानी विश्वकर्मा पूजा का दिन। विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने और उपहार देने वालों का पूरा तांता लगा हुआ है। देश विदेश हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर प्रोग्राम हो रहे हैं, उन्हें बधाई दी जा रही है। लेकिन हम जिस बात को आज आपको बताने वाले हैं वो इंतज़ार शायद पूरा का पूरा देश कर रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से आपको याद होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी अपने वोट अधिकार यात्रा के लास्ट दिन, याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि अभी तो हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो जिस तरीके से उन्होंने महादेवपुर का नाम लेकर उसे सिर्फ एटम बम बताया था और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा के साथ वो पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने महादेवपुर का एटम बम फोड़ा है, लेकिन अभी उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो ये हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़े। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बताया था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई, उसके बाद राहुल गांधी प्रमुखता से ये पूरा मुद्दा देश के सामने रख रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि वो हाइड्रोजन बम हो सके तो कल फूटे और वो हाइड्रोजन बम हो सके तो वो बनारस सेंट्रिक हो। ये बहुत बड़ी खबर आप न्यूज़ फ्रेम पर देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में या हो सके कल ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस का तोहफा हाइड्रोजन बम फोड़ के दे। तो आइए पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा था राहुल गांधी ने पटना में अपने वोट अधिकार के यात्रा के समापन समारोह में। मैं गुजारिश करूंगा अपने पीसीआर डायरेक्टर अशोक जी को कि जरा वो बाइट को वो प्ले करें। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।
तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सके तो कल उनके 75वें जन्म दिवस पर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का तोहफा दे। और ये हाइड्रोजन बम, जैसा उनका दावा है कि ये पूरे देश को के साथ साथ सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिलाकर रख देगा। तो ये तो हुई राहुल गांधी की बात, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि कल यानी 17 सितंबर को बीजेपी की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई है। और कल जो है वो 17 सितंबर को बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव है, तो कल 4 ट्रेनों का सौगात बिहार वालों को मिलने वाला है, जिसमें कि जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा से अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी से ईरोड के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार से सिल्लीगुड़ी के लिए भी एक एक्सप्रेस ट्रेन कल से चालू हो रही है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बिहार वालों को ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसके साथ ही कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के धार में एक विशाल टेक्सटाइल पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि धार जिले के भसौला में बनने वाले इस मेगा पार्क का भूमि पूजन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस पर करेंगे। ये मेगा पार्क जो है वो 2100 एकड़ के में विकसित है और ये देश का पहला ऐसा मेगा पार्क होगा जिसमें फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और पूरी फॉरेंसिक साइंस का एक संग्रह होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी गया जी गए थे, तो वहाँ के जाने के बाद जिस तरीके से विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया था और लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी गया जी जाके नीतीश कुमार और उनकी राजनीतिक कैरियर का पिंडदान कर रहे हैं। उसके बाद से ही ये प्रधानमंत्री का ये भी कार्यक्रम तय हुआ था कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री गया जी में होंगे और वहाँ पर वो अपने पितरों का पिंडदान करेंगे। तो एक ओर गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पितरों का पिंडदान करेंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी जो है वो अपने हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पूरा देश जो है ये देखने को उत्सुक है कि वो आखिरकार वो हाइड्रोजन बम है क्या जिसे राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को बता दूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। 17 सितंबर 1950 के दिन वो उनका जन्म हुआ था और उनके पिता दामोदर दास मूलचंद के साथ वो रेलवे स्टेशन पर वो चाय बेचा करते थे और उनकी माँ हीराबेन जो थी वो एक हाउस वाइफ थी और पीएम मोदी के 4 भाई बहन भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर पूरा देश जो है उन अपनी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ भी टिकाए हुए है और उसके साथ साथ राहुल गांधी के तरफ भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं, अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले जब दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के प्रोग्राम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक संकेत दिया था। सर संचालक मोहन भागवत ने कहा था
कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि 75 साल की उम्र में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। हम संघ के अंडर में काम करते हैं और संघ अगर चाहे तो मुझे 80 साल में भी अगर संघ कहेगा कि आप जाओ और शाखा चलाओ तो हमें 80 साल में भी शाखा चलाना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि 75 साल में किसी को रिटायर होने का उम्र है, क्योंकि हम संघ के अंडर काम करते हैं और संघ जो कहता है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर भी एक आरएसएस का ये संकेत था कि 75 साल के उम्र में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। आपका जब तक दिल करे तब तक आप काम कर सकते हैं। जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि बीजेपी और आरएसएस में जो खटास थी वो कम हो गई है और जिस तरीके से बीजेपी जो है अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो नाम भी डिक्लेयर नहीं कर पाई है और बिहार चुनाव से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आना है। तो उसके बाद जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये 75 साल में रिटायरमेंट ना लेने की बात कही है, उसके बाद से ये भी संकेत मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अभी कार्यरत रहेंगे और आरएसएस बीजेपी में जो खटास थी वो भी कम हो गई है और बहुत जल्द जो है वो आरएसएस जो है वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट का नाम भी जल्द घोषित करेगा। तो आइए पहले हम आपको वो बाइट सुना देते हैं जिसमें मोहन भागवत ने ये सारी बातें कही थी, फिर हम आगे का विश्लेषण जारी रखेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा, अशोक जी से, कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बाइट को एक बार प्ले कर दे। We are given a job, whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangh will tell me go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangh. And even if I am 35, Sangh may say you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sar Sangha Chalak. But do you think I am the only one who can be Sar Sangha Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. ने जिस तरीके से संघ प्रमुख ने ये साफ संदेश दे दिया कि काम करते रहिए, जब तक काम करना है और जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है काम करते रहना चाहिए। इसके बाद से सारी अटकलों पर विराम लग गया कि आखिरकार नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कब रिटायर होंगे और कल वो 75 साल के होने वाले हैं, जिसके बाद से सारी जो अटकलें हैं वो विराम लग गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर आप दर्शकों को ये भी बता दूं कि 64 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता संभाली और उस वक्त जो है वो बीजेपी 2 सीटों पर जीतती थी, लेकिन आज बीजेपी जो है वो 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी जो है वो अपनी सरकार बना चुकी है और इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में बीजेपी अपने दम पर सत्ता चला रही है। वहीं अन्य 8 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में सहयोगी पार्टियों के साथ वो सरकार में कामयाब है। तो जिस तरीके से इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की
दशा और दिशा के साथ साथ देश की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर और विदेश कूटनीति से लेकर हर चीज में एक बड़ा बदलाव लाया है। उससे ये कहना अभी में ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे राजनीतिक संकेत जो हैं वो और भी प्रखरता से देश के सामने वो रखने वाले हैं। और जिस तरीके से बीजेपी एक रिवाइवल फॉर्म में चल रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी भी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है, तो बिहार चुनाव में इसका क्या प्रारूप दिखता है वो आने वाले समय में डिसाइड होगा। इसके साथ ही हम दर्शकों को ये भी बता दें कि झारखंड में भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो लाइनअप किए गए हैं। तो इसमें कल ही परसों ही जो हमारे रांची के सांसद हैं संजय सेठ, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें कि सेवा पखवाड़ा जो है वो पूरे झारखंड में सेवा पखवाड़ा वीक के नाम पर उसे चलाया जाएगा, जो कि कल से शुरू होकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगा। इस सेवा पखवाड़ा में हम बीजेपी जो है वो लोगों की सेवा करती हुई नजर आएगी और कल के दिन में 75 स्वास्थ्य दूतों को, 75 पैरामेडिकल स्टाफों को, 75 नर्स को, 75 किसान को, 75 साहित्यकार को, 75 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को और 75 वोकल फॉर लोकल दूत के साथ साथ 75 खिलाड़ी और 75 भूतपूर्व सैनिकों को एक साथ सम्मानित किया जाएगा। तो रांची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह है और काफ़ी प्रोग्राम भी यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। लेकिन पूरे देश के साथ साथ झारखंड की भी निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हैं कि अपने हाइड्रोजन बम का तोहफा वो कल नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देते हैं या उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, देश और दुनिया के साथ साथ झारखंड और दिल्ली की राजनीति को समझने के लिए और अपने विचार न्यूज़ फ्रेम के मंच पर रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ साथ अपने सवाल भी हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी के लिए बस इतना ही। जोहार भारत, जोहार झारखंड।